नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ साइकोलॉजी मॉडल पेपर 3। इससे पहले 2 अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैंने सुबह हिंदी शिक्षण विधि अपलोड की थी, उसे भी देखिए और इसे भी देखिए। ये एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। अगर आपके 30 में से 25 प्लस सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अनुपात होगा, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा। 200 से अधिक क्या है? संख्या है ना। अगर विद्यार्थी की 200 से अधिक संख्या है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात कितना होगा? 35 होगा, 40 होगा, 43 या 50। तो अगर 200 से अधिक छात्र हैं तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा 40। कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 विद्यार्थी के ऊपर एक शिक्षक रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा का अधिकार अभिज्ञान सर्व शिक्षा अधिकार अभिज्ञान के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा हेतु शिक्षण छात्र अनुपात रहेगा। सर्व शिक्षा का अधिकार अभिज्ञान के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा हेतु शिक्षण छात्र अनुपात रहेगा। कितना रहेगा? 140, 1:20, 1:10 या 1:30। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:40। ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लाया गया वो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 को या फिर 1 अप्रैल 2008 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। संपूर्ण भारत में 2009 जो अधिनियम है शिक्षा का अधिकार वो लागू हो गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक दृष्टिकोण के सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है। आधुनिक दृष्टिकोण के सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है, यानी आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर सर्वाधिक जो उचित व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है? कर्मशील होता है, संवेगी स्थिर होता है, भावुक होता है या फिर विचारशील होता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर जो उचित व्यक्तित्व होता है वो संवेगीय स्थिर होता है। संवेग यानी संवेग जितने स्थिर होंगे उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है, वात पित्त कफ वर्गीकरण किए गए हैं। वात पित्त कफ वर्गीकरण किए गए हैं, ये किसके वर्गीकरण हैं? ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण है। तो किसके आधार पर किए गए हैं? आयुर्वेद के आधार पर, कर्म के आधार पर, वेद के आधार पर या फिर प्रवृत्ति के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वात पित्त कफ जो है वो आयुर्वेद के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, व्यक्तित्व के आधार यानी व्यक्तित्व के बारे में है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। कर्म के आधार पर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, न प्रवृत्ति के आधार पर किया है। वेद के आधार पर यानी वैदिक ग्रंथों के आधार पर 3 बताए गए हैं, तमो, तम, रज और सत। ये वर्गीकरण व्यक्तित्व का बताया गया। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? वात पित्त कफ वर्गीकरण आयुर्वेद के आधार पर बताया गया है। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है, उनमें से अचेतन मन होता है। 3 दशाएं बताई है, कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो इसमें पूछा है कि अचेतन मन होता है भूल जाना, जागृत अवस्था, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अचेतन मन होता है वो दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार होता है। दमित इच्छाएं यानी कि कुछ इच्छाएं जो हमारे अंदर ही दब जाती है, जब हम उसको सोचने का कह सकते हैं कोशिश करते हैं तो वो हमें अचानक से याद आ जाती है, तो वो होता है अचेतन मन। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति बताई है। सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? 3, 2, 1 या 5? कितनी बताई है? तो सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई है। कौन कौन सी? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है। मैं उनके अर्थ बता देती हूँ। एक का है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। अब जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहेंगे और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, मेस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं का विकास होता है। मेस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं का विकास होता है
उच्च स्तर से उच्च स्तर की ओर, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, सरल से कठिन की ओर, या फिर निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। अगला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्रॉप हो गया है, तो इसका है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, ये चौथा ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मेस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। आंसर है इसका डी, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। आगे देखते हैं, मेस्लो ने अभिप्रेरणा जो है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बताई हैं, या फिर कह सकते हैं आवश्यकताएं दी है उसने। कितनी दी है? 5 आवश्यकताएं बताई हैं। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मेस्लो ने सबसे निचले स्तर की आवश्यकताएं बताई हैं। मेस्लो ने जो निचले स्तर की आवश्यकताएं बताई है वो कौन सी है? आत्मसम्मान संबंधी, सुरक्षा संबंधी, शारीरिक आवश्यकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो मेस्लो ने जो निचले स्तर की आवश्यकता बताई है वो हो जाएगी शारीरिक आवश्यकता। आंसर हो जाएगा सी, शारीरिक आवश्यकता। अगर निचले स्तर की आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता बताई है तो उच्च स्तर की आवश्यकता क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आत्मसम्मान संबंधी। लेकिन इसका आंसर क्या है? सी, शारीरिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, निद्रा, विश्वास, यौन तथा मलमूत्र त्याग क्या है या कैसी आवश्यकताएं हैं? भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, विश्वास, यौन तथा मलमूत्र त्याग कैसी आवश्यकताएं हैं? मानवीय आवश्यकता है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकताएं, या फिर मानसिक आवश्यकताएं। तो ये सभी शरीर की ज़रूरतें हैं या शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसलिए हो जाएगा सी, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, और वह बिना कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है। यानी एक व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, और वो बिना सोचे समझे या बिना कारण के पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है। क्या है? सुपर ईगो है, ईड है, या फिर असंतुलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईगो। क्या आंसर है इसका? बी, ईगो। अब ये सिगमंड फ्राइड ने 3 स्तर यानी 3 अवस्था बताई थी, सुपर ईगो और ईड। सुपर ईगो में क्या होता है? सुपर ईगो जो होता है परम अहम, वो आदर्श की अवस्था होती है। ईगो जो होता है वास्तविकता की अवस्था होती है, और ईड जो होता है वो आनंद व स्वार्थ की अवस्था होती है। तो यहाँ पर एक अध्यापक पर प्रहार करना चाहता है, वो प्रहार कर देता है, तो यानी कि ये क्या है? वास्तविकता की अवस्था है, उसने वास्तविक में वो किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईगो। अगला प्रश्न है, एक लड़के को एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, वह उसे परेशान करने के लिए सोचता है, किंतु उसे यह लगता है कि अभी यहाँ भीड़ है और भीड़ मुझे ऐसा करने पे मार भी सकती है। यह चिंतन फ्राइड के व्यक्तित्व किस स्तर से संबंधित है? यानी कि एक लड़का है, उसको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, वह उसे परेशान करने के लिए सोचता है, लेकिन वह भीड़ को देखकर पीछे हट जाता है, उसे लगता है कि भीड़ उसे क्या मार भी सकती है। तो यह चिंतन फ्राइड के व्यक्तित्व के किस स्तर से है? फ्राइड ने कितने स्तर बताए? 3, सुपर ईगो और ईड। तो ऑप्शन देखिए, सुपर ईगो, ईड या मन स्थापी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? वीगो, वास्तविकता की अवस्था है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ईगो। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 210, 206, 256 या 250? किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है, बी आंसर हो जाएगा इसका 206 हड्डियों की संख्या होती है। तो शेषवावस्था में कितनी होती है, या जन्म के समय कितनी होती है? उस समय होती है 270 से 300 के लगभग होती है। कब? जन्म के समय, यानी किशोरावस्था की शेषवावस्था के आसपास। और जो शेषवावस्था में होती है वो हो जाएगी 250 के लगभग। ओके, अगला प्रश्न देखिए, बालक की जनन ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? बालक की जनन ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शेषवावस्था, या फिर किशोरावस्था? तो बालक की जो जनन ग्रंथियाँ होती है उसका विकास किशोरावस्था में हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में संपन्न होता है? सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी, किशोरावस्था में सर्वाधिक शारीरिक विकास है वो कंप्लीट होता है या संपन्न होता है। वैसे शारीरिक विकास हर अवस्था में थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन किशोरावस्था में जाकर वो पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, किस अवस्था में विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप समायोजन का अभाव हो जाता है? किस अवस्था में विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप समायोजन
का अभाव हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो समायोजन का जो अभाव हो जाता है वो हो जाता है किशोरावस्था में। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? आत्मचेतना की अवस्था कहा जाता है वो कहा जाता है किशोरावस्था। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्मसंप्रत्यय का होता है। किशोर अवस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्मसंप्रत्यय का होता है। पतन होता है, विकास होता है, अभाव होता है या उपर्युक्त सभी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किशोर अवस्था में, यानी कि किशोरावस्था में स्पष्ट एवं सुनिश्चित आत्मसंप्रत्यय का अभाव हो जाता है या होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा सी, इसका अभाव। अगला प्रश्न है, एक बालक वास्तविक मारुति कार की जगह खिलौना मारुति कार को चलाकर तनाव को कम करता है, यह उपाय है। एक बच्चा है, वह रियल यानी कि वास्तविक जो मारुति कार है उसके स्थान पर एक खिलौना मारुति कार को चलाकर अपना जो तनाव है या जो टेंशन है वो कम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्णय होगा, समझौतावादी उपाय होगा, विश्लेषण होगा या फिर आक्रमण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझौतावादी उपाय, यानी वो समझौता कर रहा है अपने आप से कि अगर मैं रियल कार नहीं ला सकता तो वो खिलौने की जो कार है उससे ही अपने तनाव को कम करता है, इसलिए वो समझौता कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। इसके आंसर हो जाएगा बी, समझौतावादी उपाय। अगला प्रश्न है, परिवार में उत्पन्न कलह, अशांति या झगड़े किसी व्यक्ति को तनावग्रस्त कर रहे हैं तो वह परिस्थितियों से हार मानकर उस घर को छोड़ देता है, यह व्यवहार है। यह व्यवहार कौन सा होगा कि परिवार में उत्पन्न कलह, अशांति या झगड़े किसी व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देते हैं यानी टेंशन में ला देते हैं तो वह परिस्थितियों से हार मानकर उस घर को छोड़ देता है, यह व्यवहार होगा। आक्रमणवादी होगा, समझौतावादी होगा, पलायनवादी होगा या फिर दुश्चिंतता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पलायनवादी। पलायन का मतलब होता है भाग जाना या छोड़ जाना, तो आंसर होगा सी, पलायनवादी। आक्रमणवादी यानी वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है या फिर किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा है, वो समझौता यानी एडजस्टमेंट करता तो वो घर से नहीं जाता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलायनवादी, यानी वो घर से जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक प्रेम में असफल व्यक्ति अपने जीवन पर खेलकर दूसरों की रक्षा करते हैं, युद्ध में वीरता चक्र प्राप्त करते हुए दिखाई देता है, यह युक्ति है। यानी एक प्रेम में असफल व्यक्ति है, यानी कि एक प्यार में असफल व्यक्ति है, अपने जीवन पर खेलकर दूसरों की रक्षा करते हैं, युद्ध में वीरता चक्र प्राप्त करते हुए दिखाई देता है, यह युक्ति है। प्रक्षेपण है, कल्पना प्रवाह है, मार्गांतरीकरण है या फिर स्वप्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण, जिसको उदात्तीकरण भी कहते हैं, सी। जैसे कि तुलसीदास का पहले प्रेम में पढ़ना और फिर बाद में रामचरितमानस का कह सकते हैं रचना करना, तो आंसर हो जाएगा सी, मार्गांतरीकरण, जिसे शोधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, एक व्यक्ति IAS की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त था यानी टेंशन में था। अब वह अपनी क्षमताओं तथा परिस्थितियों को देखते हुए अपने लक्ष्य की ऊंचाई को कुछ कम करते हुए बैंक ऑफिसर या कॉलेज प्राध्यापक की बात सोचता है, यह युक्ति है। यानी कि एक व्यक्ति है IAS की तैयारी करना चाहता है टेंशन में, लेकिन अपनी क्षमता और अपनी जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए वह लक्ष्य की ऊंचाई यानी लक्ष्य का जो रास्ता है वो पलट देता है और वो बैंक ऑफिसर या कॉलेज प्राध्यापक की बात सोचता है। तो यह युक्ति हो जाएगी, विश्लेषण हो जाएगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो जाएगा, बाधाओं को दूर करना होगा या फिर पलायन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी उसने अपने लक्ष्य जो है उसको ही चेंज कर दिया। तो आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। वो विश्लेषण नहीं कर रहा है, वो बाधाओं को दूर करता तो वो IAS बनता, अगर पलायन करता, भागता, तो वो बैंक ऑफिसर या फिर कॉलेज प्राध्यापक भी नहीं बन पाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं 200, 210, 1000 या 900। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस जो होते हैं वो होते हैं 200, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है या बताया गया है? सतत एवं निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी डी इसका आंसर है कि 2005 की जो रूपरेखा है पाठ्यचर्या उसके अंतर्गत परीक्षा में ये सभी सुधार बताए गए हैं। कौन कौन से? कि सतत निरंतर मूल्यांकन होना,
खुली पुस्तक परीक्षा होना, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, यानी आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है चिंता तनाव दबाव कुंठा, चिंता दबाव तनाव कुंठा भग्नाशा है, यानी कि चिंता तनाव दबाव कुंठा भग्नाशा ये क्या है? तनाव है, मानसिक रोग है, युक्तियाँ हैं या फिर दबाव है? तो आंसर क्या हो जाए इसका बी मानसिक रोग है। ये सभी क्या है? मानसिक रोग है। ओके, अगला प्रश्न है 26 जब व्यक्ति समय की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार हो जाता है। कोई व्यक्ति है समय के अकॉर्डिंग अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो वह शिकार किसका होगा? तनाव का होगा, दुश्चिंता का होगा, दबाव का होगा या फिर कुंठा का होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो तनाव यानी टेंशन का शिकार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तनाव। अगला प्रश्न है यांत्रिकतावाद अमानवीय विचारधारा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। यांत्रिकतावाद अमानवीय विचारधारा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है किसने? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या फिर अब्राहम मैस्लो ने? यांत्रिकतावाद अमानवीय विचारधारा के प्रति जो आक्रोश जताया है वो जताया है अब्राहम मैस्लो में। आंसर हो जाएगा इसका डी अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है 28 अधिगम स्वयं अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संपन्न होता है, यह धारणा प्रतिपादित की है। अधिगम स्वयं अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संपन्न होता है, यह अवधारणा या धारणा प्रतिपादित की है अब्राहम मैस्लो ने, थॉर्नडाइक ने, टर्मर ने या फिर जर्न ने? तो इसका आंसर क्या हो जाए? आवश्यकताओं का शब्द देखते ही आपके माइंड में अब्राहम मैस्लो आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए अब्राहम मैस्लो। अगर बुद्धि होता और यहाँ पर आवश्यकता होता तो उसका आंसर चेंज हो जाता, और इसलिए यहाँ पर अधिगम और आवश्यकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है मैस्लो ने मूलभूत रूप में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का प्रतिपादन किया है? यानी मैस्लो ने मूलभूत रूप में कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई है? 5, 9, 7, 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। ए आंसर हो जाएगा 5। अब कौन कौन सी बताई है? शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक और प्रतिष्ठा, और लास्ट है आत्मसम्मान। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताइए। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक संबंधों संबंधी आवश्यकता, प्रतिष्ठा यानी सम्मान संबंधी आवश्यकता और आत्म वास्तविकीकरण आवश्यकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बोला है अभी जस्ट कि अधिगम के साथ आवश्यकता है, तो आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। लेकिन यही आवश्यकता होती बुद्धि के साथ, यानी बुद्धि पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है उसकी आवश्यकता होती, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत है वो किसने दिया है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न है संविधान 66वां संविधान संशोधन। ये 66वां नहीं है, 86 है ना। संविधान 66वां यानी कि 86 संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की यह धारा कौन सी है? 21 ए, 22 ए, 21 बी या फिर 22 बी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 21 ए। यानी 2002 में संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 86, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा निर्धारित की गई है या जोड़ी गई है, तो वो किस में कही गई है? 21 ए में कही गई। और इसी 2002 अधिनियम के तहत 2009 में एक अधिनियम लाया गया जो कि लागू कब होता है? वो होता है 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड ऐड किए गए हैं। कौन से अधिनियम में? 2009 का जो RTE आया है उस अधिनियम में। ओके, तो ये टोटल थे 30 प्रश्न जो कि आपके रीड के साथ साथ भारत की हर एग्ज़ाम जो कि टीचर से संबंधित है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।